अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदू में है, सिर आदम है ज़मीर कुन फ़का है ज़िंदगी। ये अल्लामा इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर है और हर इंसान को वाकई अपनी ज़िंदगी खुद बनानी पड़ती है। खुद तय करना पड़ता है कि आपने करना क्या है, खुद उसके लिए रास्ता तलाश करना पड़ता है और जब आप रास्ता तलाश करते हैं उसके बाद उस मंजिल को पाने के लिए ज़बरदस्त जद्दोजहद भी करनी पड़ती है। हिम्मत किसी वक्त टूटती है, किसी वक्त आपका हौसला खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आप अपनी हिम्मत को बांधे रखें और अपने हौसले को और अपने इरादे को पक्का रखें तो कोई भी चीज मुमकिन है। मेरे साथ मोहम्मद अब्बास हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज का इम्तिहान क्वालिफाई किया है। इनका ओवरऑल रैंक 100 से ज्यादा है और लेकिन जिस कैटेगरी से इन्होंने इस इम्तिहान में शिरकत की है, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से, उसमें इनका 12वां 14वां इस तरह का रैंक बन रहा है। और अब्बास को देखकर भी आपको लग रहा होगा कि इसने पुलिस की वर्दी पहननी, ऐसा लग रहा है। बाकी तो जिस समय सर्विसेज मिलेंगी तो उस समय पता चलेगा, लेकिन कदकाठी से लगता है कि इसे सिविल सर्विसेज में ही जाना चाहिए। अब्बास मेरे साथ हैं, आइए अब्बास से इसकी कहानी सुनते हैं। अब्बास ने पहले एक बार कोशिश की सिविल सर्विस के इम्तिहान को क्वालिफाई करने की, इम्तिहान क्वालिफाई नहीं हुआ, दोबारा से तैयारी की और इम्तिहान को क्वालिफाई किया। एक बार हार कर दोबारा से कोशिश करने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। बहुत कम लोग ऐसे दुनिया में होंगे जो हारने के बाद दोबारा इरादा बनाते हैं कि जीतना तो है। आइए अब्बास से बात करते हैं। अब्बास, आप मुझे ये बताइए कि जब आपने एनआईटी से इंजीनियरिंग अपनी मुकम्मल की तो अक्सर ये होता है कि जब आप इंजीनियर बन जाते हैं तो आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी को ढूंढते हैं, यूएस से इंग्लैंड या फॉरेन डेस्टिनेशन में कहीं चले जाते हैं, या आप बेंगलोर चले जाते हैं, कहीं चले जहां आप एक नौकरी ढूंढते हैं, भाई लाख सवा लाख रुपए की नौकरी मिल जाए तो अपनी जिंदगी जो है फिट हो जाए। तो आप उस नौकरी की तलाश में क्यों नहीं गए और आपने सिविल सर्विसेज को ही क्यों चुना? एक्चुअली ये तो मैंने कॉलेज डेज में डिसाइड किया था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस था सिविल सर्वेंट जो भी थे। मतलब जब मुझे थोड़ा पता चला कि इनकी कैसी जॉब है, कितनी डाइवर्सिटी है इनके काम में, मतलब कितने हर हर तरह तरह के डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता है, और एक बहुत सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आप सच में किसी मतलब कंट्री स्टेट कहीं भी सर्व करना चाहते हो, लोगों को सर्व करना चाहते हो, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कुछ नहीं है। तो इससे ज़्यादा मैं इन्फ्लुएंस्ड हो गया था और तब से मैंने डिसाइड कर लिया था इंजीनियरिंग की उसी में सीमित नहीं रहना है, कुछ डाइवर्स फील्ड में जॉब करना है। उस वजह से मैंने ये ऑप्ट किया कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा। फिर मैंने कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिया था, लास्ट ईयर में आहिस्ता आहिस्ता तैयारी शुरू करना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने कॉलेज से ही अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। स्कूल टाइम में जाते हैं थोड़ा, हम वो थे जो आखिरी बेंचों में बैठते थे और हमारा काम ये होता था कि जो काबिल लोग होते थे हमारी क्लास के, तो हम काबिल लोगों की तारीफ पूरे शहर में किया करते थे, यार ये बड़ा काबिल लड़का है यार ये। तो शहर वाले कभी कभी हमें पूछ लेते थे कि भाई साहब आप अपने बारे में भी सुनाओ। हम कहते थे कि भाई हमारा सीवी बहुत बड़ा है, तो आपकी समझ से बाहर है। तो आपका भी सीवी बहुत बड़ा था? मेरा भी बैक बैक बेंचर ही था मैं हमेशा से। मतलब 8 9 तक अगर मेरी परसेंटेज स्कूल के देखोगे तो 60 70 से ज़्यादा कभी गई नहीं है। वो मास्टर देते नहीं थे, आप लेते नहीं थे? तो समझ ही नहीं थी ना, तब लास्ट में बैठ के एंजॉय करना बस दोस्तों के साथ, लगता था क्या करेंगे पढ़ के, ऐसे ही कुछ नहीं है। हिम्मत भी नहीं होती थी कि ऐसा लगता था इतना ही मैं पढ़ सकता हूँ, इससे ज़्यादा शायद मैं, यही था मेरी लिमिट। पर आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रो किया तो समझ आया पढ़ने का तरीका ही अलग था, रट्टा मारता था, चीज़ें कुछ समझी नहीं, बस क्रैम कर लिया, बस याद कर लिया तो उतना ही होता है। पर जब आहिस्ता आहिस्ता तरीका बदला, समझने के पता चला कि समझ के चीज़ें होती है ना कि रट के, उस तरह से थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई। फिर कॉलेज थोड़ा अच्छा मिल गया, उसके बाद तो काफ़ी पता चल गया कि हार्ड वर्क जो भी करेगा हार्ड वर्क ही है। कंसिस्टेंटली आप आहिस्ता 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 करोगे तो चेंजेस, किसी चीज़ में भी चेंजेस ला सकते हो, तो इस तैयारी को भी आप कर सकते हो और क्लियर कर ही सकते हो एग्ज़ाम को। देखिए 60-70% पे तो हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि यार बाप का की कोई दुकान होगी वो चला लेंगे, दादे का कोई पुश्तैनी काम होगा वो कर लेंगे, ठीक है, क्या करना इतनी पढ़ाई करके, सर दर्द, और कोई दिखता भी है अफसर उफसर बेचारा कहीं पे पोस्टिंग की दिक्कत परेशानी और ये सब, यार छोड़ो यार इनका कोई काम ही नहीं, हम अपना ही काम करेंगे। तो आपको कभी जहन में नहीं आया ये चीजें, या जूं ही आप 60 70 से मैट्रिक आपने किया तो आपको लगा नहीं यार अब तो कुछ करना पड़ेगा? हाँ, मतलब 10th के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं
काफ़ी वैसे चल रहा हूँ, मतलब अपने में मुझे कभी वैसे सेल्फ डाउट नहीं था कि मैं कमज़ोर हूँ। मुझे ये पता था कि मैं खुद ही नहीं पढ़ रहा हूँ या फिर मेरा तरीका गलत है। जब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा दोस्तों से और रिश्तेदारों से गाइडेंस, जो काफ़ी पढ़े लिखे थे, उनसे गाइडेंस लेने के बाद मुझे पता चला कि मैं खुद ही गलत तरीके से पढ़ रहा हूँ, रट्टा मार रहा हूँ, जबकि मुझे चीज़ें समझ के करनी चाहिए। स्कूल पास आउट हुआ, उसके बाद तो जब कॉलेज गया तो जो फ्रेंड्स थे, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे उनसे कि एक्चुअली एजुकेशन कैसे लेनी चाहिए। और कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है, अगर आपको सच में दिल से करना है, सिविल सर्विस करना है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि 60% 70%। ऐसे काफ़ी सारे IAS ऑफिसर की मैंने तब स्टोरीज देखी थी। एक थे जिनके 10th में वो फेल हो गए थे, 12th में वो 4 सब्जेक्ट में शायद फेल हो गए थे, सिर्फ हिंदी में पास हुए थे, पर एट द एंड उन्होंने सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर किया था, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। तो वहां से मुझे काफ़ी मोटिवेशन आया कि मेरा तो उतना बुरा हाल भी नहीं है, शायद मैं कुछ अगर कोशिश करूं, अगर मेरे को सच में चाह है तो मैं कर ही लूंगा एक दिन, अगर मैं मेहनत करता रहूंगा तो फाइनली मेरा हो जाएगा। उस चीज़ से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली कि मेरे में कमियां होंगी वो दूर करूंगा तो ऑब्वियसली मैं क्लियर कर सकता हूँ। परसेंटेज का कुछ उसमें इशू नहीं है कि परसेंटेज कम है तो मुझे ट्राई नहीं करना चाहिए या कुछ ऐसा। जैसे आपने परसेंटेज की बात की तो उसके बाद फिर आपने मेहनत करना शुरू की। कॉलेज में ऐसा क्या एनवायरनमेंट मिला जिस एनवायरनमेंट से आपको लगा कि मेहनत करने से सब कुछ मिल सकता है? हम मतलब जैसे जो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, तो वो काफ़ी मेहनती थे, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। तो मुझे पहले तो लगता था मैं बहुत पढ़ता हूँ, पर जब उनको देखा मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब लोग तो काफ़ी 10-10 12-12 घंटे लोग सो ही नहीं रहे हैं। एग्जाम पास आते थे सोते ही नहीं थे, मैं तो सोता रहता था कि इतना ही होता है पढ़ना। तो आहिस्ता आहिस्ता जब रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, जितना मेहनत करोगे, जितना टाइम दोगे और कंसिस्टेंट, सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी है कि आप चाहे 4 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, पर कंसिस्टेंटली आप अगर पढ़ते रहोगे 1 साल 2 साल, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। मतलब हार्ड वर्क वही है कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ लोगे। हार्ड वर्क ये नहीं है कि आप 2 महीने 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, फिर आपने 6 महीने के लिए छोड़ दी पढ़ाई। वो तो फिर वैसे काम नहीं चलेगा। आपको कंसिस्टेंटली 4-4 5-5 घंटे आप पढ़ते रहो। आहिस्ता आहिस्ता चाहे बढ़ा भी सकते हो टाइम, अपनी लिमिट में कंसिस्टेंटली आप पढ़ोगे, काफ़ी कुछ आपका कवर हो जाएगा और बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब बस मुझे ये बताना कि जो बच्चे आपको देख रहे हैं उनको क्या फॉर्मूला आप देंगे कि किस फॉर्मूले से वो भी सिविल सर्विसेज का इम्तिहान क्वालिफाई कर सकते हैं, खासतौर पर वो जो हमारे से नालायक हैं? सबसे बड़ा फॉर्मूला मैंने ये डिकोड किया है कि कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना है। और कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल बेसिक में चले जाओ। जैसे मुझे लगता था कि मेरे को नहीं, कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, तो मैंने काफ़ी वीडियोस वगैरह या किसी से राय वगैरह ली, तो मैंने 6th से NCERT 6th क्लास से स्टार्ट की पढ़ना। 6th की 7th की 8th की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सबकी NCERT मैंने 6 से बेसिक से स्टार्ट की, क्योंकि तब मैं वीक था स्कूल में। तो आहिस्ता आहिस्ता वो सब पढ़ के मतलब कंसिस्टेंटली आहिस्ता आहिस्ता करता रहा, तो चीज़ें समझ आती रही। तो फिर मैंने लास्ट में ये डिकोड किया कि अगर कंसिस्टेंटली आप पढ़ते रहोगे तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। हार्डवर्क करते रहो, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। मतलब जैसे बोलते हैं बूंद बूंद से दरिया बनता है। एक ही दिन में अगर पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। वो मतलब लास्ट जैसे वही ना कि एक दिन पहले एग्जाम से पढ़ने से पास ही हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स शायद नहीं आए। वही मैं करता था गलती, तो शायद वही एक फॉर्मूला मुझे लगता है कि आपको हर दिन पढ़ना चाहिए, जितना हो सकता है पढ़ना चाहिए, और उसके साथ साथ बैलेंस बनाना है। ये नहीं कि मैं तो जैसे हर संडे को रखता था कि घूमना फिरना है, उस दिन कोई पढ़ाई नहीं, या फिर कुछ फंक्शन हो गया वो भी अटेंड करता था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल साइडलाइन कर लिया। सब कुछ बैलेंस लेके चलना है। एक ही तरफ जाओगे तो वो और ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है एक टाइम के बाद। तो यही था मेरा ज़्यादा बैलेंस बनाना है। बैलेंस। अच्छा, जब आपने सब्जेक्ट चूज करने हैं तो किस चीज को ध्यान में रखकर आप सब्जेक्ट चूज करते हैं? ज़्यादातर तो एंथ्रोपोलॉजी का उस टाइम मैंने 2019 में डिसाइड किया था, तो काफ़ी हाइप चल रहा था कि बहुत सिलेक्शंस हो रही है, तो फिर मैंने उसका सब्जेक्ट भी देखा था। तो उसमें थोड़ा बायोलॉजिकल टॉपिक्स वगैरह थे, जो कि मैंने 12th तक मेरा मैड नॉन मैड दोनों था, तो मैं उससे कंफर्टेबल था। और उसका सिलेबस भी थोड़ा कम था, तो उस हिसाब से मैंने चूज़ कर लिया कि यही मैं चूज़ करूँ। इंटरेस्टिंग लगा मुझे उसमें जो टॉपिक्स वगैरह थे, फैमिली मैरिज जैसे टॉपिक्स थे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा, तो मैंने वही चूज़ कर लिया। अच्छा, तो आपने एंथ्रोपोलॉजी रखा था अपना क्या कहते हैं सब्जेक्ट? ठीक है। तो दूसरा मुझे ये बताइएगा, जनरल स्टडीज को की पढ़ाई करने के लिए कोई गुरु मंत्र आपके पास है जो बच्चे आपको देख रहे हैं? गुरु मंत्र तो आपको सब मतलब NCERT पढ़ लो अगर बेसिक नहीं पता, उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक है सबको पता है हर एक चीज़ की। पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक्स की कोई पढ़ लो, इक्वी लेके,
या फिर मगर ज्यादा किताबों में भी नहीं घुसना है कि मतलब आप मान लीजिए पॉलिटिक्स की पॉलिटिकल साइंस की आपने 15 किताबें ले आए, आप इकोनॉमी की 10 किताबें ले आए, ऐसा नहीं करना है। मैंने तो जैसे लास्ट ईयर से अभी तक कोई भी बुक पढ़ी नहीं है। सबसे मेन है उन बुक से अपने नोट्स बना लो और उसके बाद उसको रिवाइज करो, वो ज़्यादा इजीली आपको याद हो जाते हैं और एग्जाम्स के टाइम पे वो ही काम आते हैं। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, केएस का मेंस लिखा था, तो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो तब मेरे जीएस के नोट्स नहीं बने हुए थे अच्छे से, मतलब एथिक्स के थे, ऑप्शनल के थे, पर जीएस 1 2 3 के नहीं थे। तो मुझे बहुत रियलाइज हुआ कि एग्जाम टाइम पे मुझे चीज़ें याद ही नहीं है, और उसका यही रीज़न है कि मैं बुक से रिवाइज कर रहा था, जो पॉसिबल नहीं था। जो कि अपने नोट्स वहाँ से अगर मैंने बनाए होते तो ईजिली रिवाइज कर पाता, जल्दी हो जाता। फिर मैंने सेकेंड अटैम्प्ट में GS 1 2 3 हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाए और मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे याद है और काफ़ी अच्छे से मैं उसको लिख पा रहा हूँ। और वही मुझे काम आई कि लास्ट में मैंने जो एग्ज़ाम अभी मुझे लग रहा है मेंस पे मेरे अच्छे मार्क्स होंगे, तो वो नोट्स के कारण ही, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको सॉर्ट आउट हो जाती है कि शॉर्ट नोट्स मतलब बुक से ज़्यादा इजी होता है ना, अपने हाथ से लिखा याद भी रहता है और ज़्यादा वो रहता है। तो मेन है टेस्ट सीरीज़ वगैरह। अब बुक्स पढ़ने से भी क्वालिफाई नहीं होगा। प्रीलिम्स के लिए जैसे आपको टेस्ट सीरीज देना ही पड़ेगा। टेस्ट सीरीज दोगे, उनके सॉल्यूशन, ये नहीं कि मार्क्स कम आ गए आप डिमोटिवेट हो गए। वो तो मार्क्स हर एक, मेरे भी 20 30 40 मार्क्स आते थे स्टार्ट में। पर उसके बाद जब आप टेस्ट सीरीज देते रहोगे तो आपको उसके सॉल्यूशन से ही काफ़ी सिलेबस, जो आपको टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस आते हैं उससे काफ़ी सिलेबस कवर हो जाता है। तो वो हेल्पफुल होता है एग्जाम में, ना कि टेस्ट सीरीज के मार्क्स हेल्पफुल होंगे। आपको उसके सॉल्यूशन रिवाइज करने हैं, बार बार रिवाइज करने हैं, तो उससे आपको बहुत ईजी हो जाता है। जैसे आपने कहा सोल्यूशन रिवाइज करने, आप मुझे ये बताइए कि जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने गए तो खौफजदा कर दिया पैनल ने आपको, या आपने खौफजदा कर दिया उनको अपनी बातचीत से और अपने जवाबों से? हाँ, मतलब एक जो डर रहता है वो तो रहता ही है। पहला इंटरव्यू मेरा लाइफ का था, कभी इससे पहले मैंने फेस नहीं किया था ऐसा। बट उससे पहले मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे, जिसमें मुझे काफ़ी खामियां मुझे पता चल गई थी मेरी, कि क्या क्या इश्यूज मुझे आ रहे हैं। तो उस हिसाब से मैंने अप्रोच की और काफ़ी प्रैक्टिस भी की थी। तो मेन है कि अगर आपने पढ़ा है सब कुछ, उससे आपको कॉन्फिडेंस एक आ जाता है कि मैंने पढ़ा तो है ही। अगर कुछ आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ बॉक्स भी आ जाएगा तो उसमें कुछ हो नहीं सकता, वो उतना लक भी काम करता है। और अगर नहीं हुआ तो अपने से आप बेस्ट दोगे तो अच्छा ही जाएगा। बाकी इंटरव्यू कैसा हुआ था? इंटरव्यू मेरा एवरेज गया था, मतलब बेकार तो नहीं गया था। पर मुझे एक बहुत अच्छी चीज जो आप में लग रही है वो ये लग रही है कि आप हर सवाल का बड़ा ईमानदारी के साथ जवाब दे रहे हैं। नहीं तो यूजुअली बंदे ने कुछ किया होता है वहां पर, और जब इंटरव्यू लेने हम शुरू हो जाते हैं तो वो कहता है जनाब मेरा इंटरव्यू तो कमाल का हो गया। वो तो पैनल वाले खड़े होके मुझे कह रहे थे कि जनाब क्या बात है, पहली बार हमने ऐसा लड़का देखा है। नहीं नहीं, मेरा एवरेज ही गया था, उतना बेकार नहीं गया था और उतना अच्छा भी नहीं गया था। मतलब शुरू के कुछ क्वेश्चन थे जिसमें मैं फंस गया था, बट उसके बाद काफी स्मूथली चल गया था। बीच में 1 2 क्वेश्चन होते ही हैं फैक्चुअल जो आपको नहीं आते हैं, और भी हो सकते हैं, बट मेरे केस में फैक्चुअल कम ही थे। बट कॉन्फिडेंट थे आप? कॉन्फिडेंट था, जो मेरे को आता था वो मैंने बहुत अच्छे से बताया था। और जो नहीं आया उसके लिए क्या कहा? उसके लिए सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू आंसर, यही मतलब सॉरी, एक्सक्यूज कर। ना, उनको आपके अंदर काबिलियत दिख गई कि ये लड़का है, इसे हमने सिविल सर्विसेज में भेजना है। लेकिन अब तो आप मुझे लगता है डंडा शंडा उठाएंगे। तो क्या तैयारी है आपकी कि सबसे पहले क्या कहते हैं, हमने डंडा उठाने के बाद ये जो इंटरव्यू लेने वाले इन्हीं को कानून बताना है? नहीं नहीं, मैं तो मतलब सिविल सर्वेंट का मतलब लोगों का सर्वेंट हूँ मैं। मतलब जो लोगों गवर्नमेंट मुझे काम देगी लोगों के लिए, वो मुझे ईमानदारी से करना है, ना कि मैं उन पे कुछ ऐसा पावर, लोग करते हैं पावर एक्सप्लॉइट। पर मेरा यही है कि जितना अच्छे से अपना 100% से ज़्यादा, कुछ भी अगर एक भी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ जाए मेरी किसी डिसीजन से या मेरे किसी काम से, तो वो बहुत बड़ी बात है। कितना खूबसूरत लगता है कि आप किसी बच्चे का इंटरव्यू कर रहे हैं और सर्विस में जाने से पहले उसका इरादा ये है कि भाई मैं कुछ थोड़ा बहुत अगर बदल सकूं तो बदलने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब एक और मसला है जी, हमारे खानदान में, हमारे घरों में बड़ा मसला रहता है। ये मसला ये रहता है कि जो ही आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, या जिसको कहते हैं सरकारी नौकरी लग जाती है, सरकारी नौकरी लगने के बाद जो है दाएं बाएं अगल बगल रिश्तेदारी ऊपर नीचे सब जगह से फोन आने शुरू हो जाते हैं कि जनाब ये बताओ ब्याह कहाँ कराना है। ठीक है, तो परेशानी शुरू हो गई है या परेशानी खत्म हो चुकी है? दोनों ही चीज है। घर वाले तो ज्यादा वो करते हैं कि चलो अब सबसे पहले जॉब के बाद इनका यही रहता है मैरिज कर लो ये। बट ठीक है, अभी कुछ मेरे वैसा प्रेशर नहीं है, अभी टाइम है, जब होगा ऊपर वाला जब चाहेगा तो हो जाएगा। तो वो मंजूर नजर आपकी होंगी या वो मंजूर नजर क्या कहते हैं अपने आपके घर वालों की होंगी? ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि घर वालों को क्लियर हो जाना चाहिए इसी वक्त कि भैया तुम ला रहे हो या हम ले आए। सबसे पहले तो दोनों की होनी चाहिए जो पार्टनर्स है। ये बड़ा जबरदस्त डिप्लोमेटिक जवाब है। उसके बाद फैमिली की मंजूरी इम्पोर्टेंट है, तो ये
सब एक साथ हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो वो देखेंगे जो होगा। अच्छा, कोई है तो नहीं कहीं कोई नजर में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा, ये पक्की बात है। चलिए, इसका मतलब है कि भाई जो भी इंटरव्यू देखने वाले खानदान जितने भी हैं, वो जो भी लोग देख रहे हैं, तो जी लड़का अवेलेबल है जी, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और इसने ये भी क्लियर कर दिया कि कोई ऐसा मसला अभी तक नहीं हुआ। ऐसा कैसे हुआ? कॉलेज में आप गए, उसके बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की होगी, लाइब्रेरी में गए होंगे, तो कहीं कोई क्या कहते हैं टकराव ही नहीं हुआ, या आपने टकरने नहीं दिया किसी को? थोड़ा इसी में बिजी रहा, उतना टाइम मिला नहीं उस सब चीज़ों के लिए। तो सब टाइम पे ही वो चीज़ें तो अच्छी रहती है। तो देखो आगे जो होता है। ये वो अक्सर कहते हैं जो पढ़ने लिखने वाले लड़के होते हैं, ठीक है, उनके पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं होता, और जो ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए इन चीजों के लिए वक्त होता है। कुछ भी अपने अपने होते हैं लाइफ में, एक्सपीरियंस जैसे चीज़ें आती है तो वैसे उनको करना पड़ता है, मतलब संभालना पड़ता है। तो अच्छा, कोई दोस्त है? दोस्त तो हाँ, दोस्त क्या सबसे खास दोस्त क्या नाम है? कॉलेज के दोस्त हैं। एक सबसे खास तो एक रिश्तव्य है, वो कॉलेज का दोस्त है। और उसके बाद काफ़ी सारे यहाँ के, मतलब जो मेरे गाइड करते थे जैसे। फोन शोन आए उनके कि भाई मुबारक हो, तुम तो अफसर हो गए? हाँ, सबके आए, फिलहाल तो सबके आ रहे हैं। अपना खुद का क्या इरादा है? सिविल सर्विस चाहते हो, या खुद का इरादा कि थानेदारी करनी है, मतलब पुलिस वाला बनना है, ठीक है, एसडीपीओ से शुरुआत करनी है और ऊपर की तरफ जाना है? जो ऊपर वाला देगा उसी को अच्छे से करूंगा। मतलब दोनों अच्छे हैं मुझे, तो दोनों में कोई प्रॉब्लम, तीनों मतलब इनफैक्ट अकाउंट्स कुछ भी मिल जाता तो मैं उतनी ही अच्छे तरीके से करता जितना मतलब मैं सोचा था हमेशा से। तो पहले तो ये था कि लिस्ट में नाम आ जाए, तो अब फिर लोग सोचते लिस्ट में आ गया तो अब ये मिल जाए वो मिल जाए, पर केएस एडमिनिस्ट्रेटिव मिल जाए, पुलिस मिल जाए, दोनों में मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। दोनों को संभाल लूंगा। अब मसला ये है कि ये सारी बातें तो हो गई, रिजल्ट जब आया तो आपने सुनाया घर वालों को, या घर वालों ने ही फोन करके सुनाया कि भाई तुम निकल गए हो? मैंने ही सुनाया था एक्चुअली। मुझे पता था उस दिन रिजल्ट आएगा, तो मैं घर पे ज़्यादा रुक नहीं रहा था, बाहर टहल रहा था, बार बार चेक कर रहा था लिस्ट वगैरह की, रिजल्ट आ जाए। तो जब ओपन की रिजल्ट लिस्ट ओपन की तो सबसे पहले स्वाइप किया, जल्दी जल्दी नाम दिख जाए। तो मुझे नाम नहीं दिखा, मेरी धड़कन रुक गई कि शायद नहीं हुआ सिलेक्शन। फिर मैंने दोबारा उसको चेक किया कि कहीं नाम, फिर वो मुझे दिख गया। फिर मैंने घर वालों को बताया। बहुत इमोशनल मोमेंट और हैप्पी मोमेंट था वो। अच्छा, किसको क्रेडिट देते हैं? आपके पिताजी को जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में सर्विस करते हैं, या अपनी माता जी को जो गृहिणी है और घर का सारा कामकाज देख रेख वही करती हैं? दोनों को इक्वल क्रेडिट जाता है। मतलब 99% माता पिता को ही जाता है, उसके बाद 1% मेरा है। क्योंकि अगर वही मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते, इस लाइन पे नहीं रखते, बोलते कि चलो ये तैयारी हम नहीं करवा सकते, इतना सपोर्ट नहीं कर सकते, तो मैं नहीं कर पाता, मैं कुछ और तैयारी करता। पर इन्होंने कभी मुझे वैसा फील नहीं करवाया कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बोला कि जितना टाइम आपको लेना आप लो, तैयारी करो, और जो आपको बनना है अच्छे से टाइम दो, कोई बात नहीं, हम सपोर्ट करेंगे। हुआ तब भी और नहीं हुआ तब भी सपोर्ट करेंगे। क्योंकि गारंटेड नहीं है इस एग्ज़ाम में कि सबका हो जाएगा या किसी का नहीं होगा। तो सब काफ़ी मतलब ज़्यादा क्रेडिट मतलब पापा और मम्मा को बहुत ज़्यादा इसी परेशानी है जी, पिताजी दाएं बाएं बैठे हो तो बंदा वैसे ही परेशान होता है, कहता है अगर उधर ज्यादा बोल दिया इधर काम खराब ना हो जाए, है? हाँ, थोड़ा रहना पड़ता है डिप्लोमेटिक। हाँ, बराबर बराबर रहना पड़ता है। तो अक्सर ये होता है जी कि माँ बाप जो हैं वो बच्चे के लिए ख्वाब देखते हैं, और बच्चा जब उन ख्वाबों को उन पूरा करता है तो बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है जी। कोई घर में रोया भी तुम्हारे सिलेक्शन के बाद? हाँ, सब रोए। मेरे जैसे पापा को बताया वो रोने लगे, और मेरे मामू जी को बताया वो बहुत रोने लगे, और बाकी चाचू दादू वगैरह ये सब। मिडिल क्लास परिवारों की ये एक है ना कि मतलब हमारे यहाँ सेंटिमेंट के साथ लोग जुड़े होते हैं। यार हमारे घर का थानेदार लग गया, हमारे घर का आईएएस बन गया, हमारे घर का आईपीएस बन गया, उनको लगता है हम ही बन गए। और बाद में उनकी हालत वो होती है, दफ्तर के दिन मिलने जाते हैं, वो कहता है अभी मैं बिजी हूँ, कल आ जाना आप, आज रहने तो मामू जी, कल मिलना मुझसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं। मतलब आप मिलेंगे? मैं मिलने जाऊंगा, मैं कि मेरे से मतलब एक प्रोटोकॉल अगर इजाजत न दे फिर फंस गए? पहले जॉब, सबसे पहले तो जो मुझे मिला हुआ वो करूंगा। उसके बाद फैमिली भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा अलग। भाई, ऐसा लगता है सबको लगता है हम ही बन गए, हाँ, अब्बास नहीं बना, हम बन गए, है ना? जी जी, ये तो सबको फील होता है क्योंकि सबका बहुत योगदान रहा है इस चीज़ में। तो छोटे भाई साहब क्या करते हैं? वो छोटा भाई भी मेरा इंजीनियरिंग पास आउट है, और वो भी परेशान हो गया होगा, वो कह रहा होगा यार भाई बन गया, पिताजी ने सुबह शाम कहना है कि भैया वो देखो कहाँ पहुंच गया, तुम कहाँ रह गए।
हाँ, बोल रहा था तेरी वजह से बहुत प्रेशर आ गया मेरे पे, सब मेरे को बोल रहे हैं अब तेरे से बहुत उम्मीद है। तो वो कर रहा है तैयारी, जो उसके नसीब में होगा, मेहनत करेगा तो हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है, जितनी इंशाल्लाह हो मेहनत जाएगा। करेगा इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत मुबारक आपको। तो ये अब्बास थे। जैसे मैंने पहला इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू को करते हुए बहुत मजा आया, और इस इंटरव्यू में भी मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि अब्बास से जितनी बातचीत मैंने की, आपने इस बातचीत में सबसे खूबसूरत बात ये नोट की होगी कि पूरी बातचीत बड़ी सिंपल, सादे तरीके से और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तभी मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर की सरकार दोनों इस बधाई के पात्र हैं, इस बात के लिए कि आपने जिनको चुना है ये बच्चे वाकई काबिल हैं। इनके साथ बातचीत करने में और इनके साथ जितनी भी इंटरेक्शन हो रही है, इस इंटरेक्शन में ये बात निकल के आ रही है कि इन्होंने जो भी कुछ इम्तिहान दिया या इंटरव्यू पैनल को फेस किया, सब जगह इनका कॉन्फिडेंस जो है वो साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा। हमारी तरफ से अब्बास और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई, और आप लोगों से गुजारिश कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या आपने सिविल सर्विस का इम्तिहान एक दो बार दिया है, नहीं कामयाब हुए हैं, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मेहनत करते रहिए। यकीन मानिए, मेहनत और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत, उसका नतीजा जरूर निकलता है, और नतीजा हमेशा अच्छा निकलता है। ये मेरा मुकद्दर में नहीं था, मेरी किस्मत में नहीं था, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन कई बार मेहनत और इंसान का लगातार परिश्रम उससे कामयाब जरूर करवाता है। तो अब्बास को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप लगे रहिए मेहनत करने में।